आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मथुरा में एक शख्स के यूट्यूब से सीखकर खुद का ऑपरेशन करने की भी है। देखिए, कानपुर के गंगा मेले में हजारों लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाते नजर आए। चूंकि होली के 7वें दिन यहां गंगा मेले के रूप में होली महोत्सव का समापन होता है, लिहाजा लोगों ने पूरे उत्साह के साथ इस मेले में भाग लिया। ये उत्सव खास इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटिश राज में 1942 में यहां होली खेलने पर रोक लगा दी गई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जब उन्हें रिहा किया गया तो लोगों ने रंग गुलाल से उनका स्वागत किया और तभी से कानपुर में गंगा मेले के अवसर पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली महोत्सव का समापन करते हैं। ये आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जमाने 1942 में कलेक्टर साहब की बातें ऐसी अनोखी परंपरा है। बचपन में मैं भी सुनता आया था। लखनऊ रहने के कारण साहब कानपुर की होली देखिएगा, मुझे नहीं पता था कि मैं जिलाधिकारी के साथ खड़ा हूँ। तो मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है, गर्व का विषय है। कानपुर तो जब जाहिर है उसी का माना मध्य प्रदेश के इंदौर को यूं ही नहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिलता है। इसी का जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। दरअसल यहाँ बुधवार को रंग पंचमी के अवसर पर लाखों लोगों ने सड़कों पर होली खेली थी, जिससे सड़कों पर भारी भरकम कचरा इकट्ठा हो गया। लेकिन जश्न के महज 1 घंटे बाद ही नगर निगम की ओर से गेर यात्रा मार्गों को साफ सुथरा बना दिया गया, जिसमें 500 से ज्यादा सफाई कर्मी, 25 से ज्यादा स्वीपिंग मशीन और 2 JCB की मदद से 10 टन कचरा इकट्ठा किया गया। नगर निगम ने यहाँ व्यवस्थाएं पूरी कर रखी है, जैसा की आप देख सकते हैं, चाहे वो इस तरह के टेंट्स का लगना हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी मंच का लगना, CCTV कैमरों का लगाया जाना, रास्ते की जो साफ सफाई मरम्मत है वो सारी चीजें करी रखी हैं। पानी के टैंकर हो तो उन सभी का संचालन किया जा रहा है। प्लस नगर निगम इसमें खुद भी सहभागिता करता है। हमारे खुद के रथ जो उसमें निकलते हैं, इस बार रथों में वेस्ट टू आर्ट का हम लोगों ने इनोवेशन का समावेश भी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक कार्यक्रम के दौरान बाल बाल बचे। दरअसल सीएम मोहन यादव MP के अशोकनगर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां वो सीढ़ियों पर खड़े होकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तभी सीढ़ी अचानक ढह गई और लोग नीचे गिर गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ वृंदावन में एक शख्स ने YouTube पर सीखकर अपना ही ऑपरेशन कर डाला। बताया जा रहा है कि राजा बाबू के पेट में पिछले कुछ दिनों से दर्द हो रहा था, जिसके बाद उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसे आराम नहीं हुआ। इसके बाद उसने YouTube पर वीडियो देखकर ऑपरेशन किट खरीदा और कमरा बंद कर खुद का ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि दवाइयों का असर जब खत्म हुआ तो राजा बाबू से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। इन्होंने अपने आप ऑपरेशन करने की कोशिश की है। क्या हो गया था? कुछ नहीं, कहता था मेरी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था पहले, कि यहाँ दर्द होता है। अपने आप सामान लाया है पता नहीं कहाँ से, तो इन्होंने काट के अपने आप टाँके लगाए। उसके बाद बाहर आया है कि मेरे दर्द हो रहा है जो है। जब वो उसने यहाँ लगाया होगा बेहोशी वाला जो है इस जगह, जब दर्द होने लगा है, जब ये बाहर आके कह रहा है, जब इसीलिए हॉस्पिटल लेके आया। MP के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघिन और उसके 2 शावक नदी में सैर करते नजर आए। गर्मी से बचने के लिए टाइगर फैमिली मढ़ई रेंज के देनवा नदी में पहुंच गई, जहां बाघिन और उसके 2 शावकों ने अटखेलियां करते हुए पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बोटिंग सफारी के दौरान पर्यटकों ने टाइगर फैमिली का प्यारा अंदाज अपने कैमरे में कैद किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, तो आज हम उस मुद्दे की चर्चा करेंगे जिसे सबको जानना चाहिए, ताकि परिवार और समाज की जड़ों से जुड़े रहने की खुशी मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं मातृभाषा की, जो न सिर्फ अपने लोगों से जुड़े रहने का माध्यम है, बल्कि इस भाषा में मिली शिक्षा भी बेहतर होती है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, इसलिए इसके बारे में खुद भी जानिए और लोगों को मातृभाषा के महत्व को बताने के लिए हॉर्न भी बजाइए। बच्चे कोमल निर्मल होते हैं। ये समाज और देश के भविष्य होते हैं।
बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, जिन्हें हम जैसे चाहें उसी रूप में गढ़ सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि माँ के गर्भ से ही बच्चों का सीखना शुरू हो जाता है, लेकिन जन्म लेने के बाद शिशु के कानों में माँ की भाषा ही पड़ती है और जन्म के साथ ही कानों में जो भाषा पड़ती है वो मातृभाषा होती है। मातृभाषा यानी माँ की भाषा, यानी माँ जिस भाषा में हमसे बात करती है वही हमारी मातृभाषा होती है। अमूमन देखा जाता है कि बच्चों को दूसरी भाषा सिखाने पर जोर तो होता है, लेकिन मातृभाषा सीखने पर उतना जोर नहीं होता। लेकिन हकीकत यही है कि मातृभाषा में बच्चे बेहतर सीखते हैं। इसको लेकर हाल ही में यूनेस्को की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि जो भाषा बच्चे घर पर बोलते हैं, अगर उसी भाषा में उन्हें पढ़ाया जाए तो वो बेहतर सीखते हैं। लेकिन बच्चों को अगर किसी दूसरी भाषा में पढ़ाना शुरू किया जाए तो इससे वो न सिर्फ हीन भावना से ग्रसित हो सकते हैं, बल्कि इससे लर्निंग गैप भी बढ़ता है। यूनेस्को की लैंग्वेज मैटर ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 40% बच्चों और युवाओं के पास उनकी मदर टंग में पढ़ने की सुविधा नहीं है, जिसके चलते वो स्कूल तो जा रहे होते हैं, लेकिन वो ना तो सिंपल टेक्स्ट पढ़ पाते हैं और ना ही गणित के साधारण सवाल की हल कर पाते हैं। कोविड काल से पहले लो और मिडिल इनकम देशों के 57% 10 साल के बच्चे सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे थे, जबकि पोस्ट कोविड से ये आंकड़ा बढ़कर 70% हो गया। आज के समय पे मातृभाषा कितनी ज़रूरी है और बच्चों के लिए भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे जब उसको सुनते हैं, समझते हैं और उनका बहुत जल्दी से वो समझ में आ जाती है, उनको उनके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। पर साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना होता है कि हम लोग अपनी मातृभाषा के साथ साथ हम लोग को वैश्विक पटल पे जो एक कॉमन लैंग्वेज है उसके लिए भी हम लोग को बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है। तो मातृभाषा तो ज़रूरी है ही है, जैसे हम लोग एक जानते हैं। बच्चों की शुरुआती पढ़ाई अगर मातृभाषा में हो, यानी बोलने समझने वाली भाषा में उन्हें शिक्षा दी जाए, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। इससे वो ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझ आने का बेहतर परिणाम होगा। बच्चों की शुरुआती पढ़ाई अगर मातृभाषा में होगी तो खास तौर से इसके 3 फायदे होंगे। इससे शिक्षा तक सबकी पहुँच सरल होगी, लर्निंग आउटकम बेहतर होगा और कल्चरल डाइवर्सिटी सुरक्षित होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। यूनेस्को की ये रिपोर्ट तो हाल ही में आई है, लेकिन हमारे देश में मातृभाषा पर पहले से जोर दिया जा रहा है। जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृभाषा में सीखने पर जोर देते हैं। लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में वो अक्सर इसका जिक्र करते भी आए हैं, मातृभाषा की महत्ता को बताते रहे हैं। अक्सर आपने एक बात जरूर अनुभव की होगी, जड़ों से जुड़ने की, हमारी संस्कृति से जुड़ने की, हमारी परंपरा का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होती है हमारी मातृभाषा। जब हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, अपने संस्कारों से जुड़ जाते हैं, अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपने चीर पुरातन भव्य वैभव से जुड़ जाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि यूनेस्को की रिपोर्ट मातृभाषा को लेकर हमारी सोच पर मुहर लगाती है। ये सीखने का सबसे बड़ा और अच्छा माध्यम है। बच्चों को ये भी देखना होता है कि बच्चा जो अपने परिवार में बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, क्योंकि बच्चा सबसे जल्दी वही सीख रहा होता है। और मुझे लगता है कि सरकार को भी और हम स्कूलों को भी कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो बायलिंगुअल एक स्टडी होती है, जैसे हम लोग तो अपनी भाषा सिखाएंगे मातृभाषा, साथ में जो हम लोग ये भी सुनिश्चित करें कि उसको और भी सारी भाषाओं में उसका ज्ञान हो। जैसे आज के समय पे आप देखेंगे वैश्विक पटल पे अगर हम लोग को कुछ कंपटीशन करना है या हम लोग को कोई भी चीज़ करनी है तो उसमें इंग्लिश आना बड़ी ज़रूरी होती है। मातृभाषा का अर्थ जो जहाँ रहता है वहाँ की स्थानीय भाषा से है। मसलन अपने देश के हिसाब से देखें तो बंगाल की मातृभाषा बंगाली, तमिलनाडु की तमिल, उड़ीसा की उड़िया, केरल की मलयालम
इसी तरह कई मातृभाषाएं हैं, लेकिन अपने देश में अक्सर लोग मातृभाषा का अर्थ हिंदी से लगा लेते हैं। हिंदी कई हिस्सों में मातृभाषा के साथ ही राजभाषा भी है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP को लेकर देश में विवाद का माहौल बन गया है। इसे दूसरी भाषाओं पर हिंदी को थोपना करार दिया जाने लगा। लेकिन तथ्य ये है कि NEP 2020 के तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को ये तय करने का अधिकार दिया गया है कि वो 3 भाषा कौन सी होगी। हाँ, प्राइमरी कक्षाओं में यानी 1 से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश जरूर की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समय समय पर मातृभाषा सीखने पर जोर देते रहे हैं। वाराणसी के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से देश भर के अभिभावकों को भी अपील करने आया हूं, उनको अनुरोध करने आया हूं कि आप आपके बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करें। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर अपनी भाषा में इनसे बात करिए, उनका आत्मविश्वास जगाइए, अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए। इससे भाषा का तो भला होगा, मगर उससे ज्यादा भला आपके बच्चे का होगा। दूसरी भाषा रटी रटाए ज्ञान को तो दे सकती है, ज्ञान को अर्जित करना है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो यात्रा है वो मौलिक चिंतन से ही हो सकता है, और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही प्राप्त हो। और इसलिए ये भाषा, हमारी स्वभाषा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बड़े होकर हम पढ़ाई या रोजगार की सुविधा के लिए दूसरी भाषाओं की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी मातृभाषा हमसे पीछे छूटने लगती है। बच्चे भी उसी भाषा को अपना लेते हैं जिसे उनके माता पिता तवज्जो देने लगते हैं, जो उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर देता है। इसलिए बच्चों को मातृभाषा सीखना जरूरी है। इसलिए इसको लेकर खुद ध्यान देने के साथ ही दूसरों का ध्यान इस ओर डालने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को किया ढेर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर और कांकेर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा कर्मियों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर से 26 और कांकेर से 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से अपने प्रण को दोहराया और कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। साइबर सेल ने हिंसा भड़काने के लिए किए गए 200 विवादित पोस्ट की पहचान की है। खबर ये भी है कि हिंसा के आतंकी एंगल से जांच के लिए ATS की टीम NIA की भी मदद ले सकती है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने CM नीतीश कुमार पर अपराधियों पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, जिस पर नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर तंज कसा और कहा कि लालू यादव हटे थे तब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, जिस पर विवाद और भी बढ़ गया। हरियाणा पंजाब शंभू खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद आवाजाही के लिए फिर से खुल गया है। यहाँ पिछले 13 महीने से किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बुधवार रात को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया था और बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़ दिए गए। इसको लेकर पंजाब के कई जिलों में किसानों ने आज प्रदर्शन किया और कुछ जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई। मशहूर चित्रकार MF हुसैन की पेंटिंग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल उनकी 1950 के दशक की सबसे अहम और बड़ी पेंटिंग ग्राम यात्रा 118 करोड़ में बिकी है। इसके साथ ही भारत की इस सबसे महंगी पेंटिंग्स बन गई है। MF हुसैन ने इस पेंटिंग को साल 1954 में बनाया था। 14 फीट कैनवास पर फैली इस ग्राम यात्रा पेंटिंग पर स्वतंत्र भारत की विविधता नजर आती है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। औरंगजेब को लेकर शुरू हुई सियासत।
थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुद्दे पर एक के बाद एक सियासी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में औरंगजेब को लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विपक्षी दलों के नेता ताबड़तोड़ पलटवार करते नजर आए। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक बीजेपी पर हमलावर हो गई, तो बीजेपी उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आखिर औरंगजेब को मुद्दा किसने बनाया। औरंगजेब का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। देश की सियासत में इसकी गूंज खूब सुनाई पड़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई हुई है। यूपी के बहराइच में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन करने को देशद्रोह करार दिया। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सीएम योगी ने नए भारत में आक्रांताओं को स्वीकार नहीं करने की बात कही, तो अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के नेता संगीत सोम ने तो औरंगजेब की निशानी को जड़ से मिटाने का ऐलान करते हुए मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर बड़े बोल कह डाले। बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। मेरठ के सरधना इलाके में आयोजित होली मिलन समारोह में संगीत सोम के दिए गए इस बयान पर विपक्ष ने संगीत सोम के साथ साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस नेताओं का बयान। अब इनके पास किसान के लिए कुछ नहीं है, इनके पास नौजवान के लिए कुछ नहीं है, तो देश के अंदर नफरत बांट करके सियासत करना चाहते हैं और नफरत की सियासत देश को तबाह कर देगी। कोई भी देश संविधान से चलता है, उस देश का दस्तूर, उस देश का आईन और उस देश की अदालत, उसकी गारंटी होती है कि देश के अंदर किस तरह चलेगा, और ये तीनों चीजों को तबाह करने जा रहे हैं कि हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ते रहेंगे। संगीत सोम को ये बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में ये वाला संविधान था? संगीत सोम को बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में इस तरीके की अदालतें थी? संगीत सोम को बताना चाहिए कि अगर कोई किसी आदमी ने इतिहास में बहुत बड़ी गलती करी है तो क्या उसका प्रतिकार वर्तमान को विध्वंस करके करेंगे? वो क्या वर्तमान को आप आग लगाना चाहते हैं इतिहास के नाम पर? कांग्रेस औरंगजेब को लेकर बीजेपी की तरफ से आ रहे बयानों को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की तरकीब बता रही है, तो समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को कोसने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इस विवाद को लेकर आरएसएस को भी लपेट रहे हैं। औरंगजेब वाला जो मुद्दा है उस पर आरएसएस की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। काफी अच्छी बात है क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। वहीं बीजेपी औरंगजेब को मुद्दा बनाने की सारी जवाबदेही समाजवादी पार्टी पर डाल रही है। एक विदित है, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े हुए आरएसएस संस्था कभी भी जो है देश के कानून का सम्मान नहीं किए।
वो संविधान को भी नहीं मानती। तो इसलिए संगीत सोम अगर संविधान को तोड़ करके कोई काम संविधान के विरुद्ध करने की बात करते हैं तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो विचार हैं औरंगजेबी या जो नकारात्मक विचार हैं वो लोगों में न पनपने पाए, यही नीति हमेशा रही है। और ये विचार को जानबूझकर औरंगजेब वाला जो प्रकरण है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी जी ने उठाया। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया था जिससे आक्रोश और विवाद पैदा हो। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या विपक्ष के दूसरे नेता, सभी एक सुर में बीजेपी पर औरंगजेब के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर और आज औरंगजेब की चर्चा करते हैं। ये भाजपा सरकार की एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस प्रकार के वाद विवाद किए जाते हैं जिससे कि मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को दो पार्टी बांटा जा सके। फिलहाल औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और जैसी तस्वीर है उससे तो इस मुद्दे के अभी जिंदा रहने के आसार ही दिखाई पड़ रहे हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी, मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। इस हफ्ते शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने को मिली है। गुरुवार को सेंसेक्स 899 अंक चढ़कर 76,348 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी जारी रही और ये 283 अंक उछलकर 23,190 पर पहुंच गया। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 300 रुपए गिर गया। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 91,650 रुपए हो गई है। इसके साथ ही चांदी 1,500 रुपए सस्ती हो गई है और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,02,000 रुपए हो गई है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। रुपया महज 1 पैसे बढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़कर अब 86 रुपए 36 पैसे हो गई है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे के यात्रियों की सुविधा के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की। भारतीय रेलवे ने अब ट्रेन की लोअर बर्थ यानी कि निचली सीट पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। रेलवे के इस नियम से 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं और दिव्यांगों को लोअर बर्थ आरक्षण की सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे की आरक्षण प्रणाली में ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे कि योग्य यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर लोअर बर्थ दी जाती है। अगर कोई योग्य यात्री टिकट बुकिंग के दौरान विशेष सीट का चयन नहीं करता है तब भी उसे उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ मिल सकती है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सभी क्लास में लोअर बर्थ आरक्षित रखने का नियम बनाया है। स्लीपर क्लास के हर कोच में 6 से 7 लोअर बर्थ, थर्ड एसी क्लास के हर कोच में 4 से 5 लोअर बर्थ और सेकेंड एसी क्लास के हर कोच में 3 से 4 लोअर बर्थ आरक्षित की गई है। रेलवे दिव्यांग यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कोटा उपलब्ध कराता है जिससे उनकी यात्रा आसान हो सके। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से लेकर राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों तक अलग से सीटों की व्यवस्था की गई है। अगर यात्रा के दौरान कोई लोअर बर्थ खाली रहती है तो ये सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है ताकि उन्हें ऊपरी बर्थ पर चढ़ने में परेशानी ना हो। 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष और 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए लोअर बर्थ रिजर्व होती है। ये सुविधा तब मिलती है जब वे अकेले या फिर अधिकतम 2 लोग साथ में यात्रा कर रहे हों। जाहिर है रेल में सफर के दौरान लोअर बर्थ वाली सुविधा कई यात्रियों के लिए फायदेमंद है। रेलवे की इस पहल पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप सीनियर सिटीजन है, रेलवे ने व्यवस्था जो दी है लोअर बर्थ के लिए आपके लिए कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आप टिक करें या ना करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको लोअर बर्थ अगर उपलब्ध रहेगा तो मिल जाएगा। ये व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हम 4 के ग्रुप में दिए
और उसमें से 3 सीट जनरेशन है तो नहीं मिल पाता। इस बर्थ को बढ़ाना चाहिए क्योंकि मिल नहीं है सीट। लोअर बर्थ कोटा की जो व्यवस्था की है रेलवे ने, उसको लेकर क्या कहना है आपका? अच्छी ये व्यवस्था है, उसके लिए कोई बोलने की बात नहीं है, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। आपने टिकट कटाया तो इनको मिल गया लोअर बर्थ? इनका आराम से मिल गया, दोनों ही लोअर मिला, बहुत अच्छी चीज है। दोनों सीनियर सिटीजन के दोनों, हम लोग को दोनों मिला, मिडिल और अपर मिला, कोई असुविधा नहीं। चाहिए हम लोग बुजुर्ग है नहीं है, वो बहुत अच्छा है हमारे बुजुर्ग के लिए। मतलब जो एजेड हैं वो नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि लोअर बर्थ होना चाहिए। और युवा हैं तो हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा समस्या हो जाता है। जैसे जो महिलाएं साड़ी वगैरह पहन के जा रही हैं, उनके लिए तो खासकर थोड़ा ज़्यादा समस्या हो जा रहा है। ऊपर बैठने में, फिर बाथरूम वगैरह जाने में, हर जगह समस्या हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। फिलहाल मैंने 2 टिकट करवाई है, दोनों में मुझे लोअर मिली। कोई असुविधा नहीं होती है? टिकट मिल जाता है आराम से, लोअर बर्थ मिल जाता है? बहुत बार तो नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है मोस्टली। लोअर बर्थ मिलने पर क्या सुविधा होती है, और अगर अपर बर्थ मिलता है तो क्या असुविधा होती है, जरा ये बताइए। लोअर बर्थ में लेडीज लोग अच्छा रहता है कि उतरने, बाथरूम वगैरह जाने में, और ये है कि अपर में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है जेंट्स के मुकाबले लेडीज को। लेडीजों के लिए लोअर बर्थ बहुत बढ़िया है। इमरजेंसी में बार बार उतरना है, चढ़ना है, तो वो अपर बर्थ पे नहीं हो पाता है, वो नीचे लोअर बर्थ पे ही आराम रहता है। लेडीजों के लिए लोअर बर्थ बहुत बढ़िया है। और दिव्यांग जनों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए भी व्यवस्था है? हाँ, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और खास करके महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए। सीनियर सिटीजन तो बात की बात चल सकता है, लेकिन दोनों की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। हमेशा हम देख रहे हैं कि रेलवे जो भारत सरकार है वो महिलाओं पर खास करके ज्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए उसकी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। व्यवस्था में कोई कमी, जो महिलाएं जो नहीं चढ़ पाती थी ऊपर ना, इसे लोअर बर्थ होने से बहुत, और दिव्यांग खास करके, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात दिल्ली के 9 साल के मैथ्स मैजिशियन की करेंगे। 4वीं कक्षा में पढ़ने वाले कृतिन का गणित इतना पक्का है कि वो 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं। इस नन्हे टीचर की काबिलियत और गणित की समझ देख हर कोई हैरान रह जाता है। मेरे को बस URL चाहिए और मैं फिर उसको पेपर पे खुद ही हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ उसका QR कोड। चलो 2 to 9 आप टेबल्स करके आओ। 1 साल का था बिल्कुल, तो ये 5 मिनट बाद मेरे पास बुक ले आया, फिर मैंने कर ली। 6 महीने पहले इसका IQ टेस्ट कराया तो वहाँ पे अगेन ये बात प्रूव हो गई कि ये हमारे लेवल से तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। इसका IQ आया 155+। इंटीग्रेशन में जैसे आपको पता है काफी सारे टॉपिक्स हैं। किसी भी माता पिता के लिए उनकी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। उनका बेटा विलक्षण प्रतिभा का धनी है। जब लोग कुछ ऐसी ही बातें उनसे करते हैं, उनके लाडले की काबिलियत को परखते हैं, तो वो पल उन्हें गर्व से भर देता है। इंटीग्रेशन ऑफ x log of 2x dx। सोचिए 4वीं क्लास का एक बच्चा जो 11वीं 12वीं या इससे ऊपर की क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ये सुनकर हैरानी होना लाजमी है। 4th स्टैंडर्ड में कृतिन है और 9 साल की इनकी उम्र है, लेकिन पढ़ाएंगे किस क्लास को? क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाने वाले हैं। और सिर्फ क्लास 12th नहीं, क्लास 12th से भी अलावा जो हायर स्टडीज है ये वो भी पढ़ाते हैं। दूसरे बच्चों से एकदम जुदा हैं 9 साल के कृतिन। मैथ्स की तमाम इक्वेशंस को बड़ी ही आसानी से न केवल वो हल कर देते हैं, बल्कि अपने से बड़े बच्चों के कृतिन सर भी हैं। सोचिए, जहां बच्चे इस उम्र में खुद स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं ये होनहार पिछले 4 साल से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पढ़ा रहा है। दरअसल कृतिन की इसके पीछे सोच है कि बच्चों के मन से गणित का डर निकले, इसलिए वो अपने अनोखे तरीकों से गणित के हर पहलू को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दूसरे बच्चों के लिए कृतिन का स्लोगन भी बेहद खास है। जब मैथ से लगे डर तो फॉलो करो कृतिन सर। कृतिन बेहद छोटे हैं, लेकिन बातें उनकी बड़े बड़ों जैसी हैं। वो मानते हैं कि गणित सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक मजेदार पहेली है जिसे हल करना आना चाहिए। कि मेरा मिशन है कि मेरे को उस डर को दूर भगाना है, और वो मैं कैसे करता हूँ? मैं ऐसे क्वेश्चंस कर करके दिखाता हूँ, मतलब जो उन्हीं की ग्रेड के होते हैं। तो फिर उससे एक क्या इंप्रेशन आते हैं कि बेसिकली कि अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कर पा रहे।
11वीं 12वीं के बड़े बच्चों को जब ये छोटा सा कृतिन पढ़ाता है तो अपने इस जीनियस सर की समझाए पाठ को वो बखूबी समझ भी पाते हैं। मेरे को अच्छी लगी। आई थिंक दैट ही इज अ प्रोडिजी, ही इज अ फ्यूचर प्रोडिजी। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई छोटा बच्चा पढ़ा रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि कोई बड़ा ही पढ़ा रहा है, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ईजिली मतलब और स्टेप्स बाय स्टेप होता है। मैंने यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा है उसका सबका आंसर होता है उसके पास, सब कुछ होता है। जानकार मानते हैं कि 155 प्लस IQ वाले कृतिन की क्षमता दुनिया में ऐसी काबिलियत 0.0% लोगों में ही पाई जाती है। मेरी फ्यूचर प्लानिंग है कि मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि बेसिकली इस वर्ल्ड में हमारे पास ढेरों मिस्ट्रीज है, अनलिमिटेड अमाउंट है। बड़े होकर खुद को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टैब्लिश करने वाले 9 साल के कृतिन 1-1.5 साल की उम्र से ही क्यूरियस, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन वाले 3C फॉर्मूला के मैसेज पर भरोसा करते आए हैं। आपको हमेशा 3C फॉर्मूले में बिलीव करना है कि 3C फॉर्मूला कभी भी फेल नहीं करता। 3C फॉर्मूला है क्या? पहला C क्यूरियोसिटी, दूसरा C कहता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अगला C है आपका कंसंट्रेशन। बस ये मान लीजिए कि ये नन्हा कृतिन जहां अपने माता पिता को गर्व करने का भरपूर मौका दे रहा है, वहीं इस क्लास में गणित की पेचीदगियों को समझने आए छात्रों के लिए उनके कृतिन सर एक मिसाल है। 1.6 अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x log of 2x dx। कृतिन से ये सीखना तो हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उम्र कुछ भी हो, अगर हौसला है, कुछ इरादा है और ठान लो तो वो चीज़ आप पूरा कर सकते हो। और इसके अलावा मैथ्स तो वो सिखा ही रहे, लेकिन ये चीज़ भी हमारे को सिखा रही है कि अपने गोल्स पर फोकस रखो। आज कृतिन जो है वो मैथ्स का डर दूर कर रहे हैं, तो और भी बच्चे और अलग अलग सब्जेक्ट्स का डर दूर करें। लेकिन कृतिन सर की क्लास में इस वक्त हम आप लोगों को लेकर आए थे और दिखाया था कि महज 9 साल के बच्चे ने क्या कुछ करके दिखाया है अभी से, और खूब सारी अचीवमेंट्स जो है वो एक के बाद हासिल किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और अब एक खुशी वाली तस्वीर ऐसी जहां नशे की लत से कोई समाज मुक्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में दरअसल शराब पर प्रतिबंध लगाने या फिर ना लगाने पर बहस चल रही है। इसी दौरान दक्षिण कश्मीर का शेखगुंड गांव जम्मू कश्मीर का पहला तंबाकू निषेध गांव बन गया है और ये अनूठी उपलब्धि इस गांव के लोगों की बदौलत मिली है, जिन्होंने तंबाकू से जुड़े उत्पादों का सेवन और बिक्री बंद करने का एकमत होकर फैसला लिया है। यह है दक्षिण कश्मीर का शेखगुंड गांव। छोटा सा गांव है मगर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक पहल लाखों युवाओं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार रही है। और इसकी झलक आपको इस गांव के हर चौक चौराहे, दीवारों और दरवाजों पर मिल जाएगी। दरअसल यहाँ के लोगों ने अपने गांव को नशा मुक्त करने की ठानी है, और न सिर्फ ठानी है बल्कि कर भी दिखाया। पिछले 3 महीने में इस इलाके में तंबाकू की खपत और बिक्री लगभग शून्य हो गई है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पे चर्चा गर्म है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जहां शराब तो दूर की बात, तंबाकू के सेवन, इसके सेल पे उन्होंने खुद ही पाबंदी लगा दी है। मैं बात कर रहा हूं शेखगुंड, जो एक छोटा सा प्यारा सा गांव है अनंतनाग जिले का। वहां के लोगों ने पिछले 3 महीने से एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत गांव में तंबाकू का सेवन, सिगरेट या तंबाकू किसी भी किस्म का जो है बैन है, और उसके साथ साथ दुकानदारों ने भी उसकी बिक्री जो है बंद कर दी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है सेल्फ रेगुलेशन की। नई पीढ़ी को नशे की लत से बचाने और आने वाली पीढ़ी को एक नशा मुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर अभियान छेड़ा है। जैसे ही आप अनंतनाग के इस खूबसूरत हिस्से की गलियों और उपनगरों में प्रवेश करते हैं, आपको हर जगह बैनर दिख जाएंगे जो गांव को तंबाकू निषेध क्षेत्र बता रहे हैं। साथ ही यहाँ आने वालों से भी तंबाकू का सेवन न करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ दुकानों में तंबाकू खरीदने जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये नहीं मिलेगा।
पहले तो लोग भी हंस रहे थे और आसपास के गांव वाले भी हंस रहे थे कि ये कामयाब नहीं हो जाएंगे, बस ये एक शो डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की लोगों की कमिटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग सामने आए जो चेन स्मोकर्स थे और काफ़ी अरसे से सिगरेट स्मोक कर रहे थे, टोबैको पी रहे थे। तो उन्होंने जब खुलेआम यहाँ इवन जामे मस्जिद में इसका ऐलान किया कि हम इसको तर्क कर रहे हैं, तो इससे एप्रिसिएशन मिली, हमें इनकरेजमेंट मिली। तो फिर लोकल शॉपकीपर से रिलेटेड और नौजवान नस्लों ने अहद कर लिया कि हम इस पर पाबंदी लगाएंगे और अपने गाँव में कम से कम इसको आम नहीं होने देंगे, अपने गाँव में इसको बैन करेंगे। दक्षिण कश्मीर का ये गांव कई मायनों में एक मिसाल है, लोगों की एकजुटता का भी और नशे के खिलाफ प्रतिबद्धता की भी। जहां एनजीओ सरकार इसके बारे में बात करती है, कोशिश करती है कि तंबाकू के बारे में जो उसकी जो हैजार्ड्स हैं जिससे लोग जो है काफी ज्यादा बीमार होते हैं, लंग कैंसर और बाकी बीमारियां होती हैं, वहीं अगर लोग खुद ठान लें कि इसको जो है इस पे रोक लगनी चाहिए तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, और शेख गुंड के लोगों ने जो है ये साबित कर दिया है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। 2 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। लिहाजा प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। यात्रा मार्ग पर पड़े बड़े ग्लेशियर को हटाकर रास्ता साफ करने का काम तेजी से जारी है। इस काम में 50 मजदूरों को लगाया गया है। वो यात्रा जिसमें आस्था और भक्ति का उमड़ता है सैलाब, वो यात्रा जिसके जरिए जिंदगी के तमाम कष्ट हो जाते हैं दूर। एक ऐसी यात्रा जो आपको दिलाती है महापुण्य। भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 2 मई को बाबा केदार के धाम के कपाट खुलने के साथ ही पवित्र 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बिछे बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 50 मजदूर ग्लेशियरों को काटने में जुटे हैं। मौसम का साथ रहा तो 20 अप्रैल तक यात्रा मार्ग आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगा। बेसिकली जो फरवरी एंड में जो एक मौसम खराब होने की जो अलर्ट आया था और जिसके कारण हुआ भी था, उसके कारण एक भारी बर्फ या वहाँ पे जमी थी, जिसके कारण आज भी उसमें आना जाना धाम में सिक्योरिटी पर्सन हो या बाकी पर्सन जो शासन प्रशासन की तरफ से वहाँ पे तैनात है उनका नहीं हो पा रहा है। पर चूंकि अब गर्मी बढ़ रही है और हर वर्ष की बात ही इस बार भी जो यात्रा है वो मई में शुरू हो रही है, तो अप्रैल में प्रशासन द्वारा पूरे रोड क्लियर करके जो भी तैयारियां है उसकी तैयारी लगभग नवंबर से ही हम लोगों ने या गवर्नमेंट स्टेज पे शुरू थी, तो लगभग अप्रैल मिड तक 4 धाम को लेके सारी तैयारियां या जो हमारे केदारनाथ धाम को लेके है वो पूरी हो जाएगी। इस बार शीतकाल में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। चारों ओर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से पैदल यात्रा मार्ग के 5 से अधिक स्थानों पर बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। वक्त कम है और काम ज्यादा, लिहाजा प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को इमरजेंसी के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता दिया जा सके। यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित किया गया है। नई स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए जाने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर 154 एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। एम ऋषिकेश की ओर से संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेंगी। प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं की 4 धाम यात्रा सुलभ और सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके, इसलिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं।
रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम इंडिया के लिए इनाम की घोषणा की है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि ये इनाम राशि खिलाड़ियों, कोच और अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को मिलेगा। बता दें कि 9 मार्च को टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी। खबर है कि आईपीएल में पहली बार खिलाड़ियों को नीलामी राशि के अलावा मैच फी भी मिलेगी। इससे पहले आईपीएल 17वें सीजन तक खिलाड़ियों को सिर्फ नीलामी राशि ही मिलती थी, लेकिन 22 मार्च से शुरू हो रहे 18वें सीजन में खिलाड़ियों को नीलामी राशि के अलावा हर मैच के लिए अलग से फी भी दी जाएगी। आईपीएल से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन शुरुआती 3 मुकाबले नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। अब उनकी जगह शुरुआती मुकाबलों में राजस्थान की कप्तानी रियान पराग संभालेंगे। जाहिर है संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में उंगली में चोट लग गई थी। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक दूसरे से अलग हो गए हैं। गुरुवार को मुंबई की फैमिली कोर्ट ने दोनों की तलाक अर्जी पर फैसला सुना दिया। चहल के वकील ने बताया कि दोनों के बीच 4 करोड़ 75 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ है, जिसमें से चहल ने धनश्री को 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही दे दिए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इन दिनों भारत दौरे पर है, जहां वो नेताओं से मुलाकात के साथ साथ क्रिकेट का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर के साथ स्टार स्पिनर एजाज पटेल भी गेंद और बल्ले से कमाल दिखाते नजर आए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।